नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के इमोशनल सफ़र को समझने वाले जो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। हमारे पास स्मृति श्रीवास्तव की किताब है द डेज आई लव्ड यू मोस्ट और इसका एक डिटेल्ड हिंदी सारांश है। तो हम इसी सारांश के जरिए इस नॉवेल के दुनिया में झांकेंगे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं सारांश हमें क्या बताता है। तो आज का हमारा इरादा है कि इस सारांश के जो मुख्य पहलू हैं उन पर बात करें, जैसे पहला प्यार वो कैसा होता है, दिल टूटने का दर्द वो कितना गहरा हो सकता है और फिर उस दर्द से निकलकर खुद को वापस पाना। ये सारांश इशारा करता है कि कहानी रिश्तों के बनने बिगड़ने पर है, कैसे वो हमें बनाते हैं, संवारते हैं और कभी-कभी बिखेर भी देते हैं। ये रिश्ते वाकई बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिल्कुल। और सारांश कहता है कि ये उपन्यास उन सब के लिए है जिन्होंने कभी बेइंतहा प्यार किया है और फिर खुद को संभाला है, समेटा है। तो चलिए खोलते हैं इसे, देखते हैं आयशा की कहानी के बारे में क्या पता चलता है। शुरुआत आयशा की किरदार से करते हैं। सारांश उसे कैसे दिखाता है? अच्छा, तो सारांश के हिसाब से आयशा एक कह सकते हैं बहुत सेंसिटिव लड़की है, सच्ची है अपने एहसासों में और प्यार बहुत गहराई से करती है। उसका प्यार है आरव नाम के लड़के के लिए, उसका पहला प्यार। पहला प्यार, हाँ। और ये कोई हल्का फुल्का क्रश नहीं है। सारांश बताता है कि वो उसके लिए अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ छोड़ने तक को तैयार है। ओह, ये तो काफी इंटेंस है। ये पहले प्यार वाली जो शिद्दत होती है जहाँ सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वैसी वाली फीलिंग। हाँ बिल्कुल, सारांश इसी इंटेंसिटी पे जोर देता है। ये जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली बात है ना, ये अक्सर पहले प्यार में दिखती है, क्योंकि शायद तब तक दुनिया देखी नहीं होती उतनी, है ना? कोई पिछला अनुभव नहीं होता जो आपको रोके या सावधान करे। सही बात है, एकदम प्योर इमोशन होता है। हाँ, तो सारांश आयशा की इसी बेपनाह चाहत को दिखाता है। ये सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं, बल्कि किस्म का पूरा समर्पण है। और शुरू में ये रिश्ता पनपता भी है ना? सारांश कहता है कि आयशा और आरव का रिश्ता शुरू में काफी गहरा था, मजबूत था। हाँ, शुरुआत अच्छी होती है, एक खास कनेक्शन होता है उनके बीच, ऐसा सारांश बताता है। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। सारांश के मुताबिक वक्त के साथ आरव बदलने लगता है। ये बदलाव किस तरह के होते हैं? सारांश क्या कहता है? हाँ, यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। सारांश कुछ खास वजहें बताता है। एक तो इमोशनल दूरी बढ़ने लगती है। अच्छा। मतलब बात तो हो रही है, पर वो कनेक्शन गायब है। हाँ, कुछ वैसा ही, साथ होकर भी अकेले जैसा महसूस करना। फिर आरव की तरफ से इनसिक्योरिटी दिखने लगती है, असुरक्षा। और तीसरी और शायद सबसे बुरी चीज, झूठ। झूठ उनके रिश्ते में आ जाता है। ओह, झूठ तो वो तो भरोसे को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल। और सारांश इन्हीं चीजों पर फोकस करता है। ये नहीं कि बस प्यार कम हो गया, बल्कि वो ठोस कारण बताता है। इमोशनल डिस्टेंस, इनसिक्योरिटी, झूठ। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा खासा रिश्ता भी अंदर से खोखला हो सकता है। और जाहिर है इन सब का असर आयशा पर पड़ता होगा। सारांश कहता है कि वो पूरी तरह टूट जाती है। ये टूट जाना कितना गहरा है? क्या सारांश इसके बारे में कुछ और बताता है? हाँ, सारांश आयशा के दर्द पर काफी जोर देता है। ये सिर्फ उदासी या मायूसी नहीं है, ये एक तरह का बिखराव है, जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। सोचिए ना, आपका पहला प्यार, जिसके लिए आप सब छोड़ने को तैयार थे, वो इंसान बदल जाए, झूठ बोलने लगे, तो ये सिर्फ दिल नहीं तोड़ता। नहीं, ये आपके भरोसे को तोड़ता है, आपकी रियलिटी की समझ को हिला देता है। शायद आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। हाँ, कि मुझसे कहाँ गलती हुई या मैंने कुछ गलत समझा। एग्जैक्टली। तो सारांश आयशा की इसी अंदरूनी उथल पुथल को दिखाता है, वो उसे पूरी तरह बिखेर देता है। ये वाकई बहुत मुश्किल सिचुएशन लगती है, बहुत दर्दनाक। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारांश इशारा करता है कि ये सिर्फ टूटने की कहानी नहीं है, ये जुड़ने की भी कहानी है। मतलब अपने इस गहरे दर्द के बीच में भी आयशा खुद को फिर से पहचानने की कोशिश करती है। हाँ, और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो शायद ज्यादा उम्मीद देता है, सेल्फ डिस्कवरी और हीलिंग का। सारांश बताता है कि इस सफर में कई इंपॉर्टेंट थीम्स उभर कर आती हैं। पहला तो जाहिर है पहला प्यार और उसका टूटना। ये दिखाता है कि जो चीज इतनी खूबसूरत थी वो इतनी दर्दनाक कैसे बन सकती है। हाँ, मतलब प्यार का वो आइडियलाइज्ड वर्जन टूटता है, शायद कह सकते हैं। और ये भी कि असलियत कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बिल्कुल। और दूसरी थीम जो सारांश में दिखती है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ की, स्वाभिमान।
जब कोई आपको इस तरह तोड़ता है, खासकर वो जिसे अपने पे इतना चाहा हो, तो खुद की नजरों में अपनी कीमत बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सारांश एक तरह से ये सवाल उठाता है कि जब कोई आपको बार बार चोट पहुंचाए तो आप खुद से प्यारा कैसे करें, अपना आत्मसम्मान कैसे बचाएं। हाँ, तो आयशा का सफर सिर्फ आरव से दूर जाना नहीं है, वो अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने का सफर भी है। एक अंदरूनी लड़ाई है ये। तो क्या सारांश बताता है कि वो ये कैसे करती है? वो शायद ये दिखाता है कि धीरे धीरे आयशा समझती है कि उसकी कीमत, उसकी वैल्यू किसी और के प्यार या एक्सेप्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। ये एहसास धीरे धीरे आता है, लेकिन आता है, ये एक प्रोसेस है। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। और तीसरा थीम जो शायद इसी से जुड़ा है, वो है हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी, दर्द से उभरने के बाद का सफर। हाँ, हीलिंग और आत्मखोज। सारांश इस पर काफी जोर देता है। आयशा का अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। लेकिन ये सिर्फ ठीक होना नहीं है, ये खुद को खोजना भी है। सारांश शायद ये दिखाता है कि इस दर्दनाक अनुभव ने आयशा को खुद को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया। अच्छा, कैसे? हो सकता है उसने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना हो, अपनी इच्छाओं को, अपनी बाउंड्रीज को समझा हो, वो चीजें जो शायद उसने रिश्ते में अनदेखी कर दी थी। हाँ, कई बार हम रिश्ते में खुद को खो देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये एक पर्सनल ग्रोथ की कहानी है। अक्सर होता है ना कि बड़ा दर्द ही बड़ा बदलाव लाता है, गहरी समझ देता है। हाँ, ये बात तो है। तो सारांश बताता है कि आयशा इस प्रोसेस से गुजरती है और खुद को फिर से पाती है। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि खुद को पाने की भी कहानी है। अच्छा, सारांश इस किताब को भावुक, सरल और प्रभावशाली कहता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सरल क्यों? भावुक तो समझ आता है क्योंकि इमोशंस बहुत गहरे हैं। सरल शायद इसलिए कि ये भावनाएं, प्यार, दर्द, उभरना बहुत बेसिक हैं, बहुत ह्यूमन हैं। हर कोई इनसे जुड़ सकता है। हाँ, यूनिवर्सल फीलिंग्स। शायद कहानी बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के सीधे तौर पर इन एहसासों को दिखाती है। और प्रभावशाली शायद इसलिए कि ये एक उम्मीद देती है। क्या उम्मीद? यही कि गहरे दर्द के बाद भी संभलना मुमकिन है, खुद को पाना मुमकिन है। और शायद ये भी कि आखिर में सबसे जरूरी रिश्ता वो है जो हम खुद के साथ बनाते हैं। मतलब सेल्फ लव। हाँ, सारांश का निचोड़ यही लगता है कि प्यार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी उतना ही या शायद ज्यादा जरूरी है। ये सरल का मतलब ये भी हो सकता है कि कहानी का फोकस क्लियर है, मतलब आयशा की इंटरनल जर्नी पर, बिना ज्यादा साइड प्लॉट्स के। हाँ, ये भी हो सकता है कि कहानी भटकी नहीं है, सीधे आयशा के अनुभव पर टिकी है। और प्रभावशाली इसलिए भी क्योंकि ये उन लोगों को छू सकती है जो ऐसे ही अनुभवों से गुजरे हैं। और सारांश का ये कहना कि कहानी उन सभी के लिए है जो ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं, ये इसकी रेलेवेंस को दिखाता है। सही बात है। भावनाओं को आवाज दे सकती है। प्यार में पड़ना, दिल टूटना, खुद पर शक करना, फिर धीरे धीरे खुद को समेटना, ये बहुत कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सारांश शायद ये कहता है कि ये कहानी उन फीलिंग्स को वैलिडेट करती है, उन्हें इंपॉर्टेंस देती है और शायद उन लोगों को थोड़ा कम अकेला महसूस कराती है जो इस सफर पर हैं या रह चुके हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो द डेज आई लव्ड यू मोस्ट का ये सारांश हमें आयशा के सफर पर ले जाता है। ये सफर शुरू होता है पहले प्यार की उस जबरदस्त इंटेंसिटी से, फिर गुजरता है रिश्ते में आई दरारों, झूठ और दिल टूटने के गहरे दर्द से, हाँ, और आखिर में पहुंचता है सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने तक। बिल्कुल सही कहा। सारांश के हिसाब से कहानी का मेन फोकस पहले प्यार की मासूमियत और उसके टूटने के दर्द से होते हुए सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग के जरिए खुद को फिर से पाने पर है। तो ये सिर्फ एक रिश्ते की खत्म होने की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक व्यक्ति के खुद के साथ एक नए, शायद ज्यादा मजबूत रिश्ते की शुरुआत की कहानी लगती है। और ये सफर, जैसा सारांश से लग रहा है, आसान बिल्कुल नहीं है, पर जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात भी हमें मजबूत बना सकते हैं, हमें खुद के करीब ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जो शायद सोचने लायक है। सारांश इस बात पर जोर देता है कि आयशा की जो सेल्फ डिस्कवरी है वो उसके गहरे प्यार और फिर उसके टूटने के बाद होती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई खुद को गहराई से जानने के लिए, अपनी असली पहचान समझने के लिए ऐसे तीव्र इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरना जरूरी है? अच्छा सवाल है। क्या सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता हमेशा दर्द से होकर ही गुजरता है, जैसा आयशा की कहानी सारांश के अनुसार दिखाती है? या फिर क्या सुकून और स्थिरता में भी उतनी ही गहरी आत्मखोज हो सकती है? पता नहीं, पर पाठक या सुनने वाले सोच सकते हैं।